इससे पहले वाला जो वीडियो है भाग फर्स्ट पार्ट फर्स्ट जो बनाया है मैंने, उसके अंदर आपके 50 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। अब जो आपके पार्ट सेकंड है, इसमें हम 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से इनको देखो और समझो इन क्वेश्चंस को। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में पूछ भी सकता है। जैसे कि आपके 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि सहतूत किस प्रकार का फल है। सरल फल नहीं है ये, पुंज फल भी नहीं है, उपयुक्त में से संग्रहित फल है। जैसे आपको पता है कि इस टाइप से, फिर इसके ऊपर इस टाइप से फलों के गुच्छे टाइप लगे हुए हैं। तो ये जो है आपके सहतूत, ये किस प्रकार का फल है? संग्रहित फल है। फिर है आपके क्वेश्चन कि टेमीफ्लू नामक दवाई किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो ये स्वाइन फ्लू के लिए दी जाती है। ये वायरस जनित रोग है, H1N1 वाला जिसका वायरस है, उस वायरस के कारण ये रोग होता है आपके। तो स्वाइन फ्लू के अंदर टेमीफ्लू दवा दी जाती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, आपको मुंह पर खांसते समय रुमाल रखने को क्यों कहा जाता है? यानी कि ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि इन्हें हम संक्रामक रोगों के अंदर सम्मिलित करते हैं। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो कि पर्सन टू पर्सन फैलते रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति को हो रहे हैं तो वो दूसरे व्यक्ति को हो जाएंगे ये रोग, इस टाइप से। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैल रहे हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। ये आपके सामान्य बीमारियों के नाम हैं। तो जब भी किसी को खांसी होती है तो वो अपने मुंह पे क्या रख लेता है? रुमाल वगैरह। अब है आपके कि आप जो सुबह कोलगेट यानी कि यूज करते हो टूथपेस्ट, उसको बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है एक सूक्ष्म जीव है बैक्टीरिया, ज़ैंथोमोनास, ये कैम्पिस्ट्रस। ज़ैंथोमोनास कैम्पिस्ट्रस जो बैक्टीरिया है, इसका उपयोग किया जाता है किसको बनाने में? आपके टूथपेस्ट बनाने में, दांतों का जो पेस्ट होता है जो मंजन आप करते हो सुबह। फिर है आपके कि तालाबों के किनारे हरे रंग की फिसलनदार काई, हरे कलर की काई पाई जाती है। ये किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है, यानी कैसा छोटा जीव है? तो ये है क्या? शैवाल। फिर है आपके कि दस्त लगने पर डॉक्टर ORS के घोल का उपयोग की सलाह क्यों देता है? ORS का पूरा नाम क्या है? तो ORS का पूरा नाम है ओरल का मतलब जो हम मुंह से लेते हैं, रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, रिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि पानी की कमी की पूर्ति करता है ORS आपके शरीर में। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो वो है आपके आर्यभट्ट। उपग्रह के बारे में जानते हो, ये हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपग्रह। और हमारा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और कृत्रिम भारत का पहला कौन सा है? आर्यभट्ट। दही जमने की क्रिया में उपयोगी सूक्ष्म जीव का नाम क्या है आपके? लैक्टोबैसिलस। सानू को नींबू की शिकंजी पीने से उसे कौन सी विटामिन प्राप्त होगी? अब नींबू के अंदर विटामिन कौन सी पाई जाती है? सी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। और अगर कोई विटामिन सी लेगा तो उसको स्कर्वी रोग नहीं होगा। प्रसून के पैरों की हड्डियां मुड़ गई है, घुटने के पास यानी घुटने उसके पास आगे हैं, बताएं उसके शरीर में किस प्रकार की विटामिन की कमी है? तो विटामिन डी की, क्योंकि विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंदर एक रोग हो जाता है रिकेट्स, जिससे हड्डियां क्या होती है? भंगुर होने लगती है और जो घुटने हैं वो पास आने लगते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर है कि खून की कमी को पूरा करने के लिए हमें कौन से भोजन में पदार्थ लेने चाहिए? तो पालक, चुकंदर और अनार ये लेने चाहिए। बाकी आलू, पालक, मेथी का कॉम्बिनेशन ही बैठेगा। पालक और गाजर ठीक है, लेकिन मूली नहीं बैठेगा। तो राइट आंसर होगा आपके ब। फिर है आपके कि निम्न खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता
का चयन कीजिए। तो प्राथमिक उपभोक्ता, तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रखा है, चूहा लिख रखा है। पौधा क्या है, उत्पादक है, चूहा इसको खा रहा है। अब आपको पता है चूहे को कौन खाता है, आपके स्नेक, सर्प। तो जो आपके सांप है वो क्या करेगा, आपके स्नेक, यानी कि ये किसको खा जाएगा, चूहे को। तो राइट आंसर होगा से। फिर हैं आपके कि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर मोमबत्ती बुझ जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, आप समझते हो कि जार में किसकी कमी कर दी, ऑक्सीजन की। और मैंने ये 10वीं क्लास को और 8वीं क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि इस दुनिया में जो भी पदार्थ जल रहा है वो किसके कारण जल रहा है, ऑक्सीजन के कारण, ठीक है, O2 की उपस्थिति में। सर्दियों की रात में बंद कमरे के अंदर अंगीठी जलाकर, अंगीठी होती सिगड़ी, सोने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कारण क्या है वो बताना है। अंगीठी से आग लग जाना ये कोई कारण नहीं है। कमरे ज़्यादा गर्म हो जाना ये भी कोई कारण नहीं है। कमरे का ज़्यादा ठंडा होगा ही नहीं। कमरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, CO। अब इस गैस को कहते हैं जहरीली गैस। ये गैस क्या करेगी, हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगी शरीर में। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या है, आपके कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना, ठीक है। घरों में खाद्य पदार्थ को परिरक्षण के लिए सामान्यतः किसका उपयोग करते हैं, नमक का। समान आयतन वाले डिब्बों में भरे निम्न पदार्थ में से किसका द्रव्यमान अधिक होगा। अब आपको पता है 4 डिब्बे ले ले आप, इस तरीके से आपने 4 डिब्बे लिए। अब आपने एक डिब्बे में रुई भरी, एक में रेत, एक में लकड़ी का बुरादा, एक में पानी। अब आप खुद बताओ इसमें वजन ज़्यादा होगा, मतलब द्रव्यमान, या इसमें ज़्यादा होगा या इसमें। तो आपको पता है रेत के अंदर जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाए इसका बे, रेत। फिर है कि पूजा तालाब में पत्थर और लकड़ी, यानी कि एक तो स्टोन और एक वुड, लकड़ी को एक साथ फेंकती है। तो पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन लकड़ी पानी में तैरती है, इसका कारण क्या है। तो पत्थर का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से अधिक है, जबकि लकड़ी का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम है। तो पानी आराम से तैर रही है और पत्थर आराम से डूब रहा है। दही से मक्खन निकालने के लिए किस पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। तो ये है आपके अपकेंद्रण। कचरे के ढेर में से लोहे के टुकड़ों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे। घरों में जो एयर कंडीशन या रेफ्रिजरेटरों में, फ्रिजों के अंदर जो गैस भरी होती है जो ओजोन को नुकसान पहुंचा रही है, ओजोन परत, वो गैस कौन सी आपकी CFC। फिर है आपके कि प्रसिद्ध इमारत ताजमहल के क्षेत्र में मोटर वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है। प्रदूषण को कम करना, श्वास संबंधी बीमारियों से बचाना, ताजमहल को संचारित होने से, यानी उसको, उसकी दीवारों को पीला होने से रोकना, उसकी दीवारें क्या हो रही है, टूट रही है और क्षतिग्रस्त हो रही है। तो ये सारे ही कारण हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द। फिर है आपकी कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी के तापमान में निरंतर क्या आ रही है, वृद्धि आ रही है, यानी कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो विश्व उष्णन इसे कहते हैं, ये राइट आंसर होगा ब। अम्ल वर्षा, यानी अम्लीय जो वर्षा होती है वो एक प्रकार का वायु प्रदूषण माना जाता है, जो 2 तत्वों के ऑक्साइडों के वातावरण की नमी के संपर्क में आने से होता है। तो इसमें क्या होता है आपके कि एक तो सल्फर और एक आपके नाइट्रोजन। अब ये क्या है कि ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, जैसे SO2 प्लस में आपके NO2। अब ये क्या करेंगे, वाटर के संपर्क में आएंगे इस तरीके से, और ये बना लेंगे आपके क्या, H2SO4, ये भी अम्ल, और ये बनेगा HNO3, तो ये भी अम्ल। तो ये देखो, ये वातावरण में ऑलरेडी है, ये वातावरण में ऑलरेडी है, और जैसे ही ये ऑक्साइड बनाएंगे, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तो 2 तत्वों के ऑक्साइड वातावरण की नमी का मतलब पानी के संपर्क में आएंगे और क्या बनाएंगे, अम्ल, H2SO4 और HNO3। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आपके नाइट्रिक अम्ल है। तो राइट आंसर होगा इसमें ब। फिर है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सी
हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग गैस नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड अभी अम्लीय वर्षा में देखिए ये भी है, मैथेन गोबर गैस ये भी है, नाइट्रोजन गैस का कोई लेना देना नहीं है किससे, हरित गृह प्रभाव से। तो राइट आंसर होगा द, यानी 3 गैसों का संबंध है इससे और इस गैस का कोई भी संबंध नहीं है। कोयल की ध्वनि कोए की ध्वनि से अधिक मधुर लगती है, कारण बताओ। कोयल की जो ध्वनि है उसका जो तारत्व है, यानी कि आपके जो कोयल है उसकी जो ध्वनि है उसका जो तारत्व है वो कोए की तुलना में क्या है, बहुत अधिक है। यानी कि कोयल की ध्वनि का जो तारत्व है वो ज़्यादा है और कोए की ध्वनि का तारत्व कम है। तो राइट आंसर होगा इसमें आपके ए। जैसे कि ये तारत्व क्या होता है, तारत्व ध्वनि का ही गुण है जिससे ध्वनि या तो मधुर होगी या फिर इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं हम पतली आवाज़ आएगी, और एक होता है इसमें या तो ध्वनि कैसे हो जाएगी, मोटी, या हो जाएगी आपकी कर्कश। तो मोटी या कर्कश, अब आप जानते हो कि तारत्व किसका गुण है, ध्वनि का। अब जिसका तारत्व ज़्यादा होगा उसकी आवाज़ कैसी होगी, मधुर या पतली। अब जैसे मच्छर जब भी आपके आसपास आता है तो आपके कान में तन तन की आवाज़ आती है, तो उसका तारत्व बहुत ज़्यादा है। लेकिन शेर जब दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ मोटी होती है, कर्कश होती है, तो उसका तारत्व क्या होता है, कम। इसी तरीके से महिलाओं का तारत्व ज़्यादा होता है तो उनकी आवाज़ पतली या मधुर होती है। तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई है कि कोयल की ध्वनि का तारत्व कोए की ध्वनि की तारत्व से क्या होता है, अधिक। यानी कि कोए की ध्वनि का तारत्व क्या है, कम है, तो उसकी आवाज़ कैसी, कर्कश या मोटी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये 8वीं क्लास के अंदर है। फिर है आपके कि दिए गए चित्र के अंदर आपको ये बताना है कि परावर्तन की घटना को दर्शाया गया है। अब इस चित्र में अभिलंब निम्नलिखित में से कौन सा है, तो अभिलंब इसमें से है आपके ये वाला स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके स। देखो ये जो किरण आ रही है ये इस तरीके से आई, तो ये तो ओ ए, ये तो किरण है कौन सी, आपतित। ये 10वीं क्लास में आएगा प्रकाश वाले चैप्टर में, आपतित किरण। और ये यहाँ से टकराई वापस गई, तो इसको कहते हैं परावर्तित। और ये है अभिलंब, तो अभिलंब होगा ओ सी। ठीक है, राइट आंसर इसका ये होगा। अब है आपके कि प्रश्न संख्या 76, यानी उसी प्रश्न संख्या के अंदर पूछ रहे हैं जो ऊपर दे रखा है इसी में। प्रश्न संख्या 76 में दिया गया किरण चित्र परावर्तन की घटना का है। ठीक है, इस चित्र में यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन जो कोण है परावर्तन उसका मान भी कितना होगा आपके 60 डिग्री ही होगा। ये बिल्कुल सेम टू सेम चलता है, यानी कि ये जो कोण है ये जितने का होगा ये वाला कोण भी उतने का ही होगा। ये आपके आई कोण और ये आर कोण। फिर है आपके क्वेश्चन कि प्रकाश की किरण का विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसका सही प्रकाशीय पथ क्या है। अब देखो होता है क्या है, इसका जो सही माध्यम जो पथ है आपके वो है आपका, ये भी है पर पूरा नहीं है, ये भी पूरा नहीं है, ये भी पूरा नहीं है, राइट आंसर यही होगा। तो बाहर तो कैसा माध्यम है आपके, विरल, और सपोज करो नीचे पानी का है सघन माध्यम, सघन का मतलब डेंस। तो कोई भी किरण है वो जब इस माध्यम से विरल यानी वायु वाले माध्यम से जलीय माध्यम में आएगी तो वो अपने पथ से क्या होगी, विचलित हो जाएगी। और पथ से विचलित होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये भी 10th क्लास और 8th क्लास का टॉपिक है, प्रकाश की घटनाएं। तो ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। अब जैसे कोई किरण है उसको इस तरीके से जाना है, लेकिन ये 2 अलग अलग माध्यम है तो उसको इस तरीके से सीधा जाना था। जैसे कि मैं इसको पूरे को मिटा रहा हूँ अभी, जैसे ये वाली किरण है, अब इस वाली किरण को इस तरीके से आना चाहिए था, इस तरीके से सीधा। लेकिन आप देख रहे हो कि ये किरण इस तरीके से यहाँ तक सीधी आई और सीधी आने के बाद में फिर इस तरीके से अपने पथ से क्या होगी, विचलित होगी, जबकि आना इसको इस तरीके से चाहिए था, सीधा। तो ये है, तो प्रकाश अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, यानी कि रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो ये होता है आपके प्रकाश का रिफ्रैक्ट होना, रिफ्रैक्शन। तो इस तरीके से राइट आंसर होगा आपके ए।
फिर है आपके कि टेलीफोन कार्य करता है। हालांकि अब तो टेलीफोन्स का लैंडलाइन का तो कोई मतलब नहीं रहा, अब तो आपके मोबाइल आ गए आपके हाथों में। तो टेलीफोन्स जो कार्य करता है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे करता है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पे नहीं करता, उसमें प्रभाव पे नहीं करता, कौन से पे करता है? चुंबकीय प्रभाव पे करता है। तो राइट आंसर होगा आपके ए, और ये 10वीं क्लास का टॉपिक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। ऑस्टेड जो वैज्ञानिक था उसने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दिया था। ये 8वीं क्लास और 10वीं क्लास के क्वेश्चन है। फिर है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण, यानी कि ऊष्मा, आप किसी भी चीज़ को लाइट में लगाओ वो गर्म हो जाती है, तो गर्म होने वाली चीज़ कौन सी है आपके? एक तो हीटर और एक आपके प्रेस। विद्युत घंटी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है। ठीक है, तो राइट आंसर ए भी है और बे भी है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपके? द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? द हो जाएगा। अब है निम्नलिखित में से प्रबलता की ध्वनि कर्णप्रिय होती है, यानी किस प्रबलता की ध्वनि हमारे कानों को प्रिय लगती है? 10 डेसिबल, 80 डेसिबल या 50 डेसिबल? तो आप खुद समझदार हो कि ज़्यादा डेसिबल बढ़ेगी तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ेगी, तो ये हमें अप्रिय है। 80 वाली से हमारा कोई मतलब नहीं है, 80 पे तो परेशानी हो जाएगी, ये तो ध्वनि प्रदूषण की बात आ जाएगी। 10 डेसिबल ऐसी है कि हमें सुनाई ही नहीं देगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके? 50 डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर या आवृत्ति पर और या फिर आपके तारत्व पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, तारत्व पे निर्भर नहीं करती प्रबलता, आवृत्ति पे नहीं करती, किस पे करती है? आयाम पे। ठीक। कानों के कान में एक मच्छर 10 सेकंड में 20 बार कंपन करता है। ठीक है, तो उसकी आवृत्ति ज्ञात करो। तो उसकी जो आवृत्ति होगी, तो आवृत्ति निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है आपके, मैं बताता हूँ अभी, इसका राइट आंसर होगा आपके 2 कंपन होंगे। यानी कि एक तो कोई भी वस्तु है वो कितनी बार ऊपर से नीचे इस तरीके से कंपन किया। ठीक है, तो कितनी बार किया? 20 बार। एक तो कंपनों की संख्या, और उस कंपनों की संख्या में समय कितने लगा, तो समय कितना लगा उसमें आपके 10 सेकंड। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका कि उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? हर्ट्ज के अंदर 20 हो जाएगी उसकी आवृत्ति। तो ये इसका राइट आंसर है। फिर है आपके ये सारे के सारे 8वीं क्लास के टॉपिक है। 8वीं क्लास वाले स्टूडेंटों वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, ये सारे टॉपिक आपके सीधे ही बोर्ड एग्जाम में मिलने हैं। अब है आपके इसके बाद में कि ढोलक के पर्दे की तुलना में कान के पर्दे के किस भाग से करना उचित है, यानी कि ढोलक का जो पर्दा है उसकी तुलना हम हमारे कान के किस भाग से करें? कर्णपटल से या श्रवण गुहिका से या पिन्ना से? ठीक है, तो इसमें करेंगे हम ईयर ड्रम, जो होता है हमारे कान का पर्दा, उससे हम इसकी तुलना करेंगे। ईयर ड्रम बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। फिर है आपके कि निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करने से ध्वनि का तारत्व बढ़ जाता है? कंपन की, आयाम की या आवृत्ति की? तो आवृत्ति की, तो उसका तारत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है? नल के पानी में, समुद्र के पानी में या नदी के पानी में या आशुद्ध जल में? तो राइट आंसर होगा आशुद्ध जल में। इनमें सब में होगा क्योंकि इनमें क्या होगा? मिनरल्स। तो राइट आंसर होगा 87 का क्या आपके? द। फिर है आपके कि प्रार्थना की घंटी की आवाज़ सुनकर सभी विद्यार्थी प्रार्थना स्थल पर एकत्रित हो जाते हैं। तो घंटी की ध्वनि सभी विद्यार्थियों तक किस माध्यम से पहुंचती? वायु से, निर्वात से या दोनों से, या दोनों में से किसी भी नहीं से? तो किससे पहुंचती है? वायु से। तो आपके 88 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपके ए। जैसे कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा जो हमारा कृत्रिम हमारा प्राकृतिक जो उपग्रह है, इस पर वायुमंडल नहीं है। तो चंद्रमा पे अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और यहाँ पे विस्फोट हो गया तो उसको प्रकाश तो दिखाई देगा विस्फोट का, लेकिन उसको ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो वायु के माध्यम से ही ध्वनि का क्या होता है? संचरण होता है। घरों में उपयोग आने वाले स्टील के बर्तनों पर सामान्यतः जंग नहीं लगती, इसका कारण क्या है? धातु के बने हैं, मिश्र धातु के बने हैं या अधातु के बने हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके कि ये किसके बने हैं, मिश्र धातु के। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, कॉपर उस विलयन में चला जाता है। तो ये मैंने 10वीं क्लास का टॉपिक है और ये प्रैक्टिकल करके भी बताया था। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा कि नीले रंग से हरे रंग में परिवर्तन होगा। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, इसके अंदर ऑलरेडी कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। अब इसमें क्या किया, कुछ समय के लिए हमने क्या किया, एक लोहे की कील इसके अंदर डाल दी, इस तरीके से लोहे की कील बना के। अब इसमें क्या होगा, जंग लगेगा लोहे पे, तो जंग लगेगा तो ये क्या करेगा, लोहा इसमें जाएगा, तो जो पहले नीला रंग था वो अब कौन से रंग में बदल जाएगा, हरे रंग में। ठीक, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर आपने लोहे की कील डुबोई तो लोहे की कील का रंग कैसे हो जाएगा, भूरा। लेकिन इस विलयन का रंग कैसे हो जाएगा, पहले नीला था, बाद में क्या हो जाएगा, हरा। ये 10वीं क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फिर है आपके कि पक्षियों में पाए जाने वाले अनुकूलन है। तो अनुकूलन के लिए आपके ये 6 क्लास का क्वेश्चन है कि अनुकूलन कहते ही किसे हैं। ठीक है, तो इनका शरीर हल्का होता है, बिल्कुल सही बात है। नौकाकार होता है, आगे से नुकीला होता है, छोटा शरीर होता है आगे। इनकी हड्डियाँ खोखली होती है, बिल्कुल सही है। त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत का होना, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन नहीं बैठेगा, बाकी हड्डियों खोखला और शरीर हल्का नौकादार, तो ए और ब दोनों राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, द। केवल ए और ब राइट आंसर है। से यानी कि ये त्वचा के नीचे वसा का मोटा परत, ये इसका करेक्टर नहीं है, ये ऊँट का करेक्टर है जो रेगिस्तान में रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका द। पसीने के रूप में कौन से पदार्थ का उत्सर्जन होता है, जल और लवण का, या आपके यूरिक अम्ल का, या कार्बन डाइऑक्साइड का, या यूरिया का। तो बिल्कुल राइट आंसर है, आपके शरीर में पसीने के रूप में क्या निकलता है, जल और लवण। हाथ की हड्डियों का सही क्रम है। अब हाथ में हड्डियां जो पाई जाती है वो ये चारों हड्डियां पाई जाती है, पर इनका सही जो क्रम है वो 6 क्लास के अंदर हड्डियों वाला चैप्टर है आपके कंकाल तंत्र। तो इसका सही आंसर है आपके ह्यूमरस, रेडियोल्ला, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। तो देखो आपके कंधे से लेकर, जैसे कि ये हमारा शरीर का कंधा, तो कंधे के बाद यहाँ तक ये आपके एल्बो, तो ये जो हड्डी है इसको बोलते हैं ह्यूमरस। फिर इसके बाद में 2 हड्डी और निकली है, इनको बोलते हैं रेडियो और अल्ना, रेडियोल्ला। और इसके बाद में ये जो हमारा पंजा टाइप होता है यहाँ पे, उसके आगे उंगलियाँ इस टाइप से, तो ये जो हमारी रिस्ट है, तो ये तो हो गया आपके सबसे पहले ह्यूमरस, फिर रेडियोल्ला, फिर आपके कार्पल्स, और सबसे नीचे उंगलियों में मेटाकार्पल्स। और ये चीज़ आपके दूसरे हाथ में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये 6ठी क्लास का टॉपिक है, पर मैं जानता हूँ किसी भी स्टूडेंट को याद नहीं होगा कि 6ठी क्लास में क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। और देख लो, शरीर की बात है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, सोना, चांदी, पारा या सोडियम। तो ये क्रियाशीलता का जो क्रम है ये 10वीं क्लास के अंदर दे रखा है, और उसमें आपको सोडियम इन तीनों से ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे क्रियाशील धातु इन तीनों में कौन है, सोडियम है। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब परिवर्तन 2 प्रकार के, एक रासायनिक और एक भौतिक। तो जंग का लगना क्या है, आपके रासायनिक परिवर्तन है। अब प्रेमा को अपने पड़ोसी के घर की पुताई करनी है। अब प्रेमा क्या कर रही है, अपने पड़ोसी के घर की क्या कर रही है, पुताई कर रही है। ठीक है, अब आरास या चूना पत्थर को पानी में उसने डाला और घोला और तैयार करती है। तो वह क्या देखती है कि पानी डालने पर घोल में बुलबुले के साथ गैस बाहर निकल रही है। क्या बाहर निकल रही है, गैस। इस शब्द को याद रखना। ठीक है, अब जब गैस उससे बाहर निकल रही है तो पात्र भी गर्म हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में हमें ये समझना है कि क्या हुआ है। तो ये अभिक्रिया उष्मा शोषी है, यानी इसने वातावरण से उष्मा ली है, नहीं। ये अभिक्रिया उष्मा छेपी है, बिल्कुल सही है। उत्क्रमण से कोई संबंध नहीं है, संयोजन से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ब। ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, आपके उष्मा छेपी। आप मार्केट से जब भी आपके घर की पुताई के लिए चूना पत्थर लाओगे, और चूने पत्थर को अगर आपने पानी में इस तरीके से डाल दिया
तो वहाँ से बुलबुले के साथ में गैस निकलती है। तो जब भी वातावरण को अगर किसी क्रिया से गैस मिल रही है यानी बाहर निकल रही है तो उष्मा क्या बाहर आ रही है, तो उष्मा का क्षेपण हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, उष्मा क्षेपी। 10वीं क्लास और 8वीं क्लास में है ये टॉपिक। मनुष्य में पाए जाने वाले 4 प्रकार के रुधिर वर्ग की खोज किसने की, तो ये कॉल लैंडस्टीनर ने की, ये वैज्ञानिक का नाम है। रुधिर वर्ग ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो रुधिर वर्ग ए के अंदर जो एंटीजन आपको पाया जाता है वो पाया जाता है कोई भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर अगर कोई एंटीजन पाया जाता तो ये सर्वदाता नहीं होता। एंटीजन की तुलना करते हैं हम किससे, पैथोजन से। पैथोजन को हिंदी में बोलते हैं रोग कारक, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच गई तो उसके शरीर में रोग फैला देगी। तो ये कहा जाता है कि वो क्या है, सर्वदाता रक्त समूह है। ये 10वीं क्लास का टॉपिक है, 8वीं क्लास में भी है थोड़ा सा। तो ये वो जो रक्त समूह है वो सभी को रक्त दे सकता है, वो सर्वदाता कहलाता है। अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार की एंटीजन होती तो ये दूसरे के शरीर में रोग फैलाता, तो दूसरे के शरीर में अगर ये रोग फैला देता तो ये सर्वदाता नहीं होता। इसलिए इसके शरीर में कोई भी एंटीजन नहीं होती। किसके में, जिसके शरीर में ओ रक्त समूह है। राइट आंसर होगा द। फिर है आपके कि निम्नलिखित में से सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, वो अभी अभी पढ़ा है हमने। इसके बाद में है आपके कि रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। आरबीसी, ये 8वीं क्लास और 10वीं क्लास दोनों में टॉपिक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स ये पढ़ा चुका हूँ पहले। ये तीनों रक्त कणिकाएं हैं। तो आरबीसी क्या करती हैं आपको, यहाँ आपके क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक कंप्लीट हो चुके हैं। एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से कराया है। सारे के सारे स्टूडेंट 6 से लेके 10th क्लास तक, देखो आपको कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। और जब ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी याद कर लो, क्योंकि इन क्वेश्चंस के बिना काम नहीं चलेगा। मैं बता देता हूँ स्पष्ट।